मित्रों, आतंकवाद का हमला मुंबई में एक बार फिर हुआ है और बड़ी संख्या में निर्दोष मारे गए हैं और काफी संख्या में हताहत हुए हैं। आज देश का आम आदमी पूछ रहा है कि आखिर ये हमले और कितने होंगे और कब तक चलेंगे। How long these crude terrorist attack will continue and how long the people of the country would remain under overpowering fear as to when is the next attack. बीजेपी ने पहले भी कहा है और आज हम दोहराना चाहेंगे कि भारत सरकार आतंकवाद की लड़ाई में जो भी गंभीर प्रयास करेगी, प्रभावी प्रयास करेगी, उसमें हमारा पूरा समर्थन होगा। The BJP has declared in the past and repeating today, the BJP will be fully supportive of the government if it takes proactive, effective measures in the war against terror. But the most important question is, does this government possess the will to fight terror? सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या यूपीए सरकार के पास आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और प्रामाणिक लड़ाई लड़ने के लिए इच्छा शक्ति है। तमाम संकेतों से जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि यह कई सवालों से घिरा हुआ है। The stand is surrounded with a whole range of suspicious circumstances. मुंबई के 2008 के 26/11 अटैक के बाद कई घोषणाएं की गई थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई, देश जानना चाहता है। हम भी ये सवाल उठाएंगे। The BJP would like to raise certain important questions from the UPA government. पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कल मुंबई में कहा कि आगे हम ऐसे किसी भी हमले को रोकने की कोशिश करेंगे। ये उनकी घोषणा है। हम ये प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे कि आपने किस आधार पर यह दावा किया है। Mr. Prime Minister, please tell the nation on what basis have you made this claim that the government of UPA will ensure that no such terrorist attack happens in future. ये आपसे कहना इसलिए जरूरी है और ये सवाल भी करना जरूरी है कि आपके गृह मंत्री ने कल मुंबई में दोहराया कि पूरा अर्बन इंडिया सेफ नहीं है। आज के हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन रिपोर्ट है, entire urban India is vulnerable from terrorist attack. Dr. Manmohan Singh, are you and your home minister not on the same page? आप कहते हैं आगे रोकेंगे, वो कहते हैं पूरे देश को खतरा है, शहरी हिंदुस्तान को। हम इसलिए भी सवाल उठाना चाहेंगे कि पिछले 1.5-2 साल में 4-5 बड़े आतंकवादी हमले हुए और अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, न उसकी कॉन्स्पिरेसी एंगल की जानकारी मिली है। आपको मालूम है जर्मन बेकरी ब्लास्ट जो पुणे में हुआ था, ये 13 फरवरी 2010 का है, 17 लोग मरे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, क्या कॉन्स्पिरेसी थी। बेंगलोर क्रिकेट स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ अप्रैल 17, 2010 को, ये मेरे स्टेटमेंट का पार्ट है। जमा मस्जिद में शूट आउट हुआ सितंबर 19, 2010 को। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दिसंबर 7, 2010 को आतंकवादी हमला हुआ, 2 लोग मारे गए, आपको मालूम है। और अभी 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी, अगर पिछले 1.25 साल के इन लगातार आतंकवादी घटनाओं को भी अगर आपकी सरकार सॉल्व नहीं कर पाई, लोगों को पकड़ नहीं सकी, तो आप किस बिना पर यह कहना चाहते हैं कि हम देश को आश्वासन देते हैं कि आगे घटनाओं को हम रोकेंगे। ये सवाल हम जरूर उठाना चाहेंगे। एक और बड़ा सवाल है और हम चाहेंगे देश को इसका जवाब मिले। सरकार बताए कि अभी तक इंडियन मुजाहिदीन और सिम्मी के कितने मॉड्यूल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है पिछले 4 साल में। इंडियन मुजाहिदीन और सिम्मी के कितने मॉड्यूल्स को समाप्त किया गया है, देश को बताया जाए।
और प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा एक और सवाल है, यह बताइए कि इज टेररिज्म ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिंप्लिसिटर, और इट इज एन अटैक ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? इस जवाब का स्पष्ट उत्तर हम इस सरकार से जानना चाहेंगे कि आतंकवाद की घटना एक सिर्फ विधि व्यवस्था का सवाल है या देश के ऊपर हमला है। कल मुंबई से दो रोचक टिप्पणियां निकली हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कहा है देयर वाज नो इंटेलिजेंस अलर्ट अबाउट दिस टेररिस्ट अटैक द डे बिफोर यस्टरडे। आज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पहले हम लोगों ने चर्चा किया है प्रेस में कि 26/11 के पहले पाकिस्तान से एक सस्पिशियस शिप आने वाला है, इसका इंटेलिजेंस अलर्ट था। फिर भी समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी आज हम देश के सामने एक सवाल उठाना चाहते हैं, इंटेलिजेंस अलर्ट क्यों नहीं था? द कंट्री नीड्स टू नो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, why was there no intelligence alert? इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बहुत प्रामाणिक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रहा है। द इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन मैन्ड बाय वेरी प्रोफेशनल पीपल, कॉम्पिटेंट पीपल। आपको मालूम है भारत के आईबी ने कई नए आजाद देशों को इंटेलिजेंस सिखाया है, आपको यह भी मालूम है। तो जिस देश के इंटेलिजेंस की इतनी अच्छी परंपरा रही है, वो आज आतंकवाद के विषय पर इंटेलिजेंस अलर्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्या हम ये माने कि आजकल की इंटेलिजेंस एजेंसीज देश की सुरक्षा के बजाय कई गैर सुरक्षा के कामों में राजनीतिक दबाव में लगाई जा रही हैं, जिसमें गैर यूपीए प्रदेश सरकारों को टारगेट करना और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों पर सर्वेलेंस करना? We would like to know that is it a fact that the intelligence agencies of late are under political pressure made to get involved least in national security issues and more in targeting non-UPA state governments and also ushering surveillance over senior ministers of the government of India? और एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे, बहुत जरूरी है पूछना, कि जब गैर यूपीए छोटे प्रदेशों में भी छोटी घटना होती है तो दिल्ली से तुरंत स्टेटमेंट होता है कि देयर वाज इंटेलिजेंस ब्रीफिंग टू देम। आपको मालूम है, गुजरात हो, पहले राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अगर छोटी घटना भी होती है तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय तुरंत कहता है वी हैड ऑलरेडी गिवन देम द इंटेलिजेंस अलर्ट। तो भारत के गुणी गृह मंत्री जी, अगर छोटी छोटी घटनाओं में आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रदेश को इंटेलिजेंस अलर्ट करता है, तो आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना में महाराष्ट्र को अलर्ट क्यों नहीं किया गया? या आप सच्चाई को छुपा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो, Mr. Home Minister, why is it that even smaller incidents in non-UPA states are immediately followed by a declaration from the Home Ministry, there was intelligence briefing, and this is conspicuously silent in case of a UPA ruled state? Are you concealing something? मित्रों, आज हम एक और बात उठाना बहुत जरूरी है देश के लिए। आज ये एक कड़वी सच्चाई है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के पदाधिकारी आज आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, प्रामाणिक कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई करने में थोड़ा हिचक रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे तो मेरे खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन होगा और सरकार हमारे पीछे खड़ी नहीं रहेगी। There is a lurking suspicion in the psyche of security forces and intelligence officers that if we take strong preemptive measures, we may be subjected to harassment under political pressure, motivated campaign, even prosecution, and the government will not stand by us. आज मैं आपको एक इसका बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं।
दिल्ली के बटाला हाउस की घटना आपको मालूम है। इंडियन मुजाहिदीन के कई बड़े सक्रिय उसमें मॉडल्स को के खिलाफ कार्रवाई की गई उस इनकाउंटर में। कितना बड़ा कैंपेन हुआ, कांग्रेस के मिनिस्टर्स, कांग्रेस के नेताओं ने कैंपेन किया। एक जनरल सेक्रेटरी साहब तो आजमगढ़ में चले गए गांव पर आतंकवादियों के परिवार से मिलने और कहा इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। आज हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर वो बहादुर पुलिस अफसर मोहन शर्मा नहीं मारा गया होता आतंकवादियों की गोली से, जिसको सरकार ने अशोक चक्र दिया, तो बटाला हाउस में इन्वॉल्व सारे पुलिस पदाधिकारी आज प्रोसिक्यूशन सफर करते होते, सबके खिलाफ कार्रवाई होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये एक कड़वी सच्चाई है। हमें देश की सुरक्षा कर्मियों पर गर्व है, हमें देश के गुप्तचर संस्थाओं की परंपरा पर गर्व है, लेकिन अगर आज वो यहां पहुंच रहे हैं in spite of their professional integrity, and there is something seriously wrong in the management of the entire security apparatus at the altar of vote bank politics. इसको सरकार को समझना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि सोनिया जी के बड़े विद्वान सलाहकार एक डेंजरस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल के लिए दबाव डाल रहे हैं और सरकार भी सहमति दे रही है, जबकि देश में पिछले कई वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द है। छोटी मोटी घटना को छोड़ दीजिए, लेकिन आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना हो रही है, सारे सुरक्षा कर्मी और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वी नीड टू हैव ए टफ लॉ अगेंस्ट टेरर। उसकी चर्चा करना भी सांप्रदायिकता है। ये इस सरकार की नीति है। हम कुछ सवाल उठाना चाहेंगे बहुत संक्षेप में। ये नेशनल काउंटर टेररिज्म का क्या हाल है? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जिसको 2008 के मुंबई हमले के बाद घोषित किया गया था, जहां तक हमारी जानकारी है इट इज एज गुड एज अबंडोन्ड। फिर घोषणा की गई थी एक और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात की गई थी 26/11 मुंबई की घटना के बाद, कि देश भर से खुफिया सूचनाओं को संकलित किया जाएगा, समेटा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। The whole proposal of national intelligence grid relating to collection and correlation of security information from all over the country is almost limping, nowhere in concrete shape. एक अंतिम सवाल है, मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान से आपके रिश्ते के पैमाने क्या है? Dr. Manmohan Singh, please explain to the country as to what is the nature of standard of your approach towards Pakistan. Pakistan today is an epicenter of world terror, and nearly all the terrorist attack in India is being sponsored from terrorist leaders, their groups, patronized by the ISI and American Pakistani military establishment leaders. And yet you say dialogue will go on? Dr. Manmohan Singh, you are committing a serious mistake, and the BJP would like to strongly say so. You are separating counter-terrorism strategy and relationship with Pakistan. They are inseparable. Dr. Manmohan Singh जी, पाकिस्तान के साथ रिश्ते और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई दोनों को अलग करके आप नहीं देख सकते। 26/11 की घटना के बाद अभी तक कोई पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की, इतने एविडेंस दिए गए। आतंकवाद की घटना क्यों होती है मित्रों? क्यों होती है? क्योंकि आतंकवादी और पाकिस्तान में रहने वाले उनके आका जानते हैं कि यहां पर आतंकवाद के खिलाफ हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के दबाव में मुलायम हो जाएगी। The hard fact today is that terrorists and their patrons know that India will not impose any heavy cost on them for terrorism and other massacre of innocent people. And even if they do, vote bank politics would bail them out. इसलिए सवाल आज फिर उठाना चाहूंगा, सोनिया जी, अब आप ही से पूछता हूं, अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं दी जाती
और कब तक रोकेंगी आप और आपकी सरकार? मित्रों, एक अंतिम मुझे बात कहनी है, बस एक लाइन में। चिदंबरम साहब ने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान असुरक्षित है। आज के हिंदुस्तान टाइम्स में और 2-3 अखबारों में बोल्ड हेडलाइन है, सारा अर्बन इंडिया इनसिक्योर है। मिस्टर चिदंबरम, if you feel that the entire urban India is insecure and vulnerable, why should you remain secure as a home minister? ये सवाल उठाना चाहेंगे। बस मित्रों, मेरी ओर से इतना ही था। अब आपके जो सब भारत सरकार के बड़े ही गुणी गृह मंत्री ने कल मुंबई में टिप्पणी की है कि पूरा शहरी भारत आतंकवाद के गंभीर साए में रह रहा है और कभी भी हमला हो सकता है। चिदंबरम जी, आप कृपया ये बताइए, अगर पूरा हिंदुस्तान असुरक्षित है तो गृह मंत्री के रूप में आपकी कुर्सी कैसे सुरक्षित है और कब तक रहनी चाहिए? इसी में एक सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, उसमें एक चीज और संशोधन करना चाहूंगा कि नैतिकता उनकी जागृत हुई और सोनिया जी के इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। आज एक खबर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस्तीफे की पेशकश की राजनीति से आतंकवाद को आज जोड़ना नहीं चाहता। ये बड़ा खतरा है। उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी। चौहान साहब को उनकी पार्टी में बहुत लोग पसंद नहीं करते, महाराष्ट्र में आप जानते हैं। लेकिन कृपया करके आतंकवाद के नासूर की गंभीरता को समझे सरकार। इसलिए आज मैंने ये बड़े सवाल उठाए हैं और मैं फिर दोहराता हूं, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी प्रामाणिक कार्रवाई करेगी, हम सहयोग देंगे। लेकिन क्या वो इच्छा शक्ति है? आपने जो भारत पाकिस्तान में रिश्तों की बात उठाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी लेवल टॉक शुरू हुई है वो अब बंद हो जाएं? Sir, my question is also corollary to this, that as of now the L.T. militants have been killed in crossfire. स्मिता जी, आपको मालूम है कल अडवाणी जी ने स्वयं इस पर चर्चा की है। हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गडकरी जी ने भी इस विषय को कई बार रखा है। बातचीत किस बात के लिए? और इसलिए आज मैंने एक सैद्धांतिक सवाल उठाया है। शांति की पहल की बातचीत और आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान की सरहद से दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब भी पाकिस्तान से रिश्तों की पहल हुई, लेकिन आगरा की बातचीत भी टूटी। लेकिन जब मुशर्रफ साहब 6 जनवरी 2004 को पहली बार माने कि पाकिस्तान के सरहद से भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी आतंकवाद की, ये सरकार भूल गई है आज। इसलिए जैसा अडवाणी जी ने कहा है, आईएसआई को तो एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की आवश्यकता है। जहां तक एज फार योर क्वेश्चन इज कंसर्न, व्हाट इज हैपनिंग इन Kashmir Valley today about Lashkar-e-Taiba terrorists coming and attacking, it only reinforces what I have just said. The country needs to have a sound strategy against terrorism and their patrons, which includes no dialogue till Pakistan the import of terror into India. मैं तथ्यों की जानकारी मालूम करूंगा। मैं भी 2 घंटे पहले दिल्ली आया हूं, मैं मालूम करूंगा। धन्यवाद। अब आज के इस गंभीर वो मैं अलग से टिप्पणी करूंगा। Well, the Home Minister is insecure and has no satisfactory answer to the burning questions, he becomes technical. जी, आपने कहा कि एनआईए एनएससी ने कर्नल वायलेंस बिल की बात कही है, उससे सरकार ने अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कठोर नियम पर कहीं भी सरकार नहीं कर रही। क्या आप चाहते हैं कि कोटा जैसे कानून फिर से कोई वकालत करना है? देखिए, अगर किसी को पोटा के पीस से चिढ़ है तो उसका आप एक दूसरा नाम दे दीजिए। लेकिन जैसा हम लोगों ने कई बार आपको पूर्व में बताया है कि राजीव गांधी के हत्यारे भी टाटा के तहत ही कन्विक्ट हुए और पोटा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया संवैधानिक कि ये ठीक है। आज जब एक सांप्रदायिक सौहार्द है
तो आप उस कानून का दबाव दे रहे हैं, वो कैसा आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। और जब देश में सारे सिक्योरिटी एजेंसीज, सुरक्षा बल के लोग और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग करते हैं तो आप खामोश हैं। ये आप गंभीर नहीं इस लड़ाई में, इसका संकेत है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है मुंबई अटैक पर, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी राजनयिक से बात करते हुए कहा था कि हिंदू आतंकवाद देश के लिए अधिक चिंता की बात है। बाद में जब हम लोगों ने दबाव दिया तो उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की। राहुल गांधी से मेरा एक सवाल यही है कि पहले ये बताएं कि इस बारे में उनकी धारणा बदली है कि अभी भी वही है। ये पहला सवाल है। और दूसरा, राहुल गांधी ने भारत की तुलना इराक और अफगानिस्तान से परोक्ष रूप से की, और उनके प्रमुख सिपहसालार दिग्विजय सिंह ने तो भारत की तुलना पाकिस्तान से कर डाली कि पाकिस्तान में भी हमले होते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में श्रीमान दिग्विजय सिंह सबसे आगे हैं। तो अगर इसी मानसिकता से राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे किए जाने की कोशिश में हैं, तो मुझे देश की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता होती है। उनका जो कहना है कि 99% जो है आतंकवादी हमले रोके गए हैं। राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते ठीक से, इसलिए मैंने 4-5 घटनाओं का जिक्र कर दिया। 1.5 साल का ही किया, मैं पहले नहीं जा रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत है, आर्थिक ताकत है। G20 में मनमोहन सिंह बैठते हैं और बोलते हैं इंडिया इज एन इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। वी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। और जो इस देश के दूसरे सबसे प्रभावी व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रभावी व्यक्तियों की तुलना में मनमोहन सिंह का नंबर 3 है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, फिर मनमोहन सिंह। तो दूसरे जो प्रभावी व्यक्ति हैं वो ये तुलना कर रहे हैं अफगानिस्तान से, इराक से। तो शायद राहुल गांधी जी, आपको हिंदुस्तान को भी और समझने की जरूरत है। रविशंकर जी, गुरजी और सीमी पर कोई बोले कि सीमी के लड़के, मुस्लिम लड़के गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो सियासत हो जाती है। लेकिन जब आरएसएस का नाम आता है, अजमेर बम धमाका, मालेगांव का जिक्र आता है, तो आप सब बोलने लगते हैं, ये क्या है? देखिए, पहली बात मैं एक बात कहूंगा, इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवाद का ना कोई दीन होता, ना कोई ईमान होता, और जिसने भी आतंकवादी कार्रवाई की उसको जरूर पकड़िए। लेकिन अगर आरएसएस के खिलाफ कोई प्रामाणिक एविडेंस नहीं है, फिर भी पॉलिटिकल कारणों से आरएसएस को फंसाने की कोशिश की जाए, जो ये सरकार करने की कोशिश कर रही है, इसकी हम भर्त्सना करेंगे और करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत ही प्रामाणिक राष्ट्रभक्त संगठन है, और मैं एक बाल स्वयंसेवक रहा हूं, गर्व से कह सकता हूं, अगर भारत के प्रति मेरी भक्ति जगी है तो उसमें संघ की शाखा का स्थान है। और ऐसे वही नड्डा जी हैं, बाकी लोग हैं, और ऐसे संगठन को यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रवि जी, आपने कहा कि जो आईबी के बहुत से अच्छे ऑफिसर जो हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर से उनके खिलाफ गोली हो जाएगी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, वजह कोई भी हो? हमने एक साफ बात कही, वो राजनीतिक दबाव में लगते हैं। ऐसी क्या बात है कि गुजरात के खिलाफ, मध्य प्रदेश के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के खिलाफ, उड़ीसा के खिलाफ सारे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रहते हैं चिदम्बरम साहब के पास, मध्य प्रदेश के खिलाफ, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में नहीं रहते। और फिर कहूंगा, क्या देश की सुरक्षा के इतर उनसे अधिक काम लिया जा रहा है? कहीं च्विंगम सट रहा है, कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है, सब हम देख रहे हैं। Well, as far as the pendency in the Supreme Court is concerned and the judicial proceeding therein, I would not like to make any comment. But yes, in most of the cases related to Gujarat, whether encounter others, the role of the central agencies under political pressure is certainly deeply regrettable and condemnable. Would you agree that the Indian intelligence agencies by themselves, apart from the politics, are not really up to the mark and they need to be upgraded? There is always a scope for improvement. But I can say with some experience, I have been a minister in the government of India, that we have some of the finest officers in the intelligence who have done so well. Many of you are senior journalists sitting here. You have been knowing their names for the last so raw in terms of outside security,
IB in terms of internal security. And the larger issue remains, I must flag that, इस देश के लिए मरने को कौन तैयार रहता है? सिक्योरिटी फोर्सेस. भाषण तो बहुत लोग देते हैं, but they die for the country. And if they are feeling let down today, it's a matter of serious concern. नहीं, सुजीत ठाकुर जी के बाद. सर 26/11 के बाद NIA बनाया गया था और जर्मन बेकरी और तुर्कमेनिस्तान में अभी तक कोई डेट नहीं कर पाया, अरेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि समझौता ब्लास्ट और इन सब पर हो इस तरह के जो मामले हुए हैं बहुत आगे तक जा रहे हैं. क्या लगता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड काम हो रहे हैं या क्यों नहीं काम? देखिए सुजीत ठाकुर जी, कई बार सच्चाई अपने आप बोलती है, तो जो तथ्य आपके सामने हैं उससे आप निष्कर्ष निकालें. हाँ, अलग बाद में आऊंगा. इससे नीरज जी, पृथ्वीराज चौहान ने आज एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के पे बार-बार कमी क्यों होती है, तो उन्होंने कहा कि देश में CBC, CBI और CAG जैसी जो संस्थाएं हैं उनके डर के चलते अफसर फैसले लेने से डरते हैं और इसलिए इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट में देरी होती है, मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में कमी आती है. पृथ्वीराज चौहान केंद्रीय मंत्री जब 2G हो रहा था और कॉमनवेल्थ हो रहा था, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे. ये कौन सी गैर जिम्मेदाराना बात वो कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? पैसे, सरकार के पैसे, जो जनता के टैक्स के पैसे होते हैं, इसके खर्च करने की एक प्रक्रिया होती है. आप ईमानदारी से और प्रामाणिकता से खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप नियमों की अनदेखी करेंगे और चेहरों को देख के फैसले करेंगे तो गलती होगी. हाँ बताइए. एनी अदर क्वेश्चंस ऑन टेररिज्म इशू? थैंक यू. बताइए साहब. छोटा सवाल है, मुद्दा बड़ा है सर. अन्ना हजारे जी जो अपने जन लोकपाल बिल है उनका, उसको जन्म संग्रह करा रहे हैं और परसों बिल से कपिल सिब्बल के कंसल्टेंसी से कराना शुरू कर. ऐसा है, अब उनके प्रयास को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम कई मुद्दों पर अपनी बात तो हम कह चुके हैं, लेकिन जरा हम सरकार के अधिकृत बिल की प्रतीक्षा में, वो कब तक बंद करके आए. धन्यवाद.